आज का हमारा टॉपिक है सर्वव्यापक बैंकिंग, ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग बैंकों की क्रियाओं के कुशल संचालन, कुशल प्रबंध, ग्राहक सेवा में सुधार, सुविधाओं का विस्तार और सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए नवीन बैंकिंग विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। बैंकिंग क्षेत्र में नए विचारों और विधियों के प्रयोग को अभिनव या इनोवेटिव बैंकिंग का नाम दिया गया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग है। इसके माध्यम से बैंकों की सेवाओं में सुधार हुआ है और ये ग्राहकों के अनुकूल भी बनी है। ई बैंकिंग का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से है। यह बैंकिंग उद्योग में ई व्यवसाय के समान है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बैंक अपना व्यवसाय करके ग्राहकों को अधिकतम सुविधा देते हैं और उनकी बढ़ती हुई आशाओं की पूर्ति करते हैं। इसे वास्तविक बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सूचना प्रौद्योगिक आधारित संरचना का उपयोग है। इसमें नवीनतम साज सज्जा और समाधानों का प्रयोग किया जाता है। समन्वित नेटवर्क का आवश्यक रूप से प्रयोग करके कुशल भुगतान किया जाता है। सुधरी हुई ग्राहक सेवा और लाभदायकता में सुधार को संभव बनाया जाता है। यह हमने दो वर्ड यूज़ किया है, वास्तविक बैंकिंग। और वास्तविक बैंकिंग का मतलब ऐसी बैंकिंग सुविधा से है जिसके ग्राहक द्वारा प्रत्यक्ष बैंक कार्यालय गए बिना आईटी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यापक प्रयोग द्वारा बैंकिंग और संबंधित सेवाएं प्राप्त की जाती है। इसे कहते हैं वास्तविक बैंकिंग। और ई बैंकिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित बैंकिंग प्रणाली आती है। इस सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था में बैंक द्वारा ग्राहकों को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती है। इससे बैंक से ग्राहक का सीधा संपर्क बन जाता है, यहाँ तक कि ग्राहक को बैंक के कार्यालय में भी आने की आवश्यकता नहीं होती है। बेसिकली इन्हें बहुत कॉमन वर्ड्स में यदि हम ये कहें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग, तो ई बैंकिंग होता है कि ग्राहक को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठे हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मीन्स कंप्यूटर से, बैंक से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है। इसे हम ई बैंकिंग कहते हैं। जनरली ई बैंकिंग में निम्नलिखित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें फर्स्ट है एटीएम मशीन, सेकंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, फोर्थ चेक ट्रांकेशन, इलेक्ट्रॉनिक चेक रिकॉर्डिंग पेमेंट सिस्टम, फिफ्थ मोबाइल बैंकिंग, सिक्स्थ इंटरनेट बैंकिंग, सेवेंथ टेलीफोन बैंकिंग, एट्थ ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफ़र, नाइन्थ पीबे और पीबे व्यू बिलों का भुगतान। इस प्रकार ई बैंकिंग ग्राहकों को उनकी सुविधा के अनुसार किसी भी समय बैंकों से लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। इससे खातों के बीच भुगतान हस्तांतरण, बिलों के भुगतान तथा 7 दिन व 24 घंटे क्रय की सुविधा मिलती है। ई बैंकिंग के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यूज़ करते हैं उसके लाभ क्या क्या हैं। तो पहला है हमारा बैंकों के लिए सेवाओं की परिचालन लागत में भारी कमी, यानी जितनी भी सर्विसेज बैंकों के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट में कम आती है, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम आती है। सेकंड, ग्राहकों को घर बैठे सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाना, इससे ग्राहकों को बैंक कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। थर्ड, ई बैंकिंग में बैंक के लेन देन के रिकॉर्ड में गलती की संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि सारा कंप्यूटराइज होता है तो कोई भी एरर होने की संभावना नहीं रहती। फोर्थ, ग्राहकों को एटीएम से किसी भी समय नकद धनराशि प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। फिफ्थ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना नकद धनराशि के वस्तुएं खरीदने की सुविधा मिलती है। इस प्रकार के क्रय पर अनेक प्रकार की छूट भी प्राप्त होती है और हर समय धनराशि नकद रखने की
असुविधा से मुक्ति मिल जाती है। यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए हमें कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमें कोई शॉपिंग करनी है तो हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, और कई बार इन कार्ड पे हमें अच्छा डिस्काउंट्स भी प्राप्त हो जाता है और कैश रखने से मुक्ति मिल जाती है। 6 पॉइंट है, ग्राहक अपने एक खाते से दूसरे खाते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके केवल कंप्यूटर की सहायता से ये कार्य हो जाता है। 7, इसमें मुद्रा का भौतिक रूप से लेन देन नहीं होता है। ग्राहक अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर पर बैंक खाते का संचालन कर सकता है तथा सभी सेवाएं प्राप्त कर सकता है। यानी हम इसमें ये कह सकते हैं कि प्रॉपर जैसे फिजिकल रूप में मनी का ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन ग्राहक अपने खुद के पर्सनल कंप्यूटर पर बैंक खाते का संचालन ऑपरेशन कर सकता है और सभी सर्विसेज प्राप्त कर सकता है। 8 पॉइंट है, ग्राहक की सुरक्षा के लिए बैंक द्वारा खाता संचालन करने के लिए एक पास कार्ड दिया जाता है, जिसकी सहायता से नेट के माध्यम से खाता संचालित कर सभी बैंक सेवाएं जैसे चेक बुक प्राप्त करना, चेक का भुगतान रोकना, बैलेंस की जानकारी प्राप्त करना, धन का ट्रांसफ़र करना इत्यादि प्राप्त की जा सकती है। 9, इससे कागज़ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तथा श्रम और समय आदि की भी बचत होती है। 10वां पॉइंट, कोई भी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग द्वारा बिना अतिरिक्त खर्च किए बैंक की सभी सेवाओं का घर बैठे लाभ उठा सकता है, क्योंकि बैंक इंटरनेट बैंकिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेती। यानी जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है बैंक ने, वो घर बैठे ग्राहक उसका लाभ उठा सकता है और इंटरनेट बैंकिंग के लिए हमको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे नहीं लगते हैं। 11वां पॉइंट, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ देश और विदेश में रहकर कहीं से भी उठाया जा सकता है। इससे बैंकिंग सर्वव्यापी और सर्वसुलभ हो गई है। 12वां पॉइंट, इंटरनेट बैंकिंग से ग्राहक घर बैठे अपने खाते की संपूर्ण जानकारी जैसे जमा, पैसे निकालना, एफडीआर, एटीएम से पैसे निकालना, बिलों की प्राप्ति और भुगतान, धन का हस्तांतरण करना, कंपनियों के लाभांश जमा होना आदि प्राप्त कर लेता है। ग्राहक चाहे तो इनका प्रिंट भी निकाल सकता है। 13वां पॉइंट है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ग्राहक अपने भुगतान जैसे किराया, वेतन, अन्य स्थायी भुगतानों का समय निश्चित कर बैंक को निर्देश दे सकता है। निर्धारित समय पर निर्धारित भुगतान ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जिससे चेक और नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं पड़ती। 14 पॉइंट है, इंटरनेट के माध्यम से ग्राहक व छोटा व्यवसायी आवश्यक होने पर अपने एक खाते की धनराशि आसानी से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर सकता है। और लास्ट पॉइंट है कि इससे ग्राहक को 7 दिन और 24 घंटे यानी हमेशा बैंकिंग सुविधा मिल जाती है। कार्यालय समय के अतिरिक्त ग्राहक किसी भी समय बैंक खाते का संचालन कर सकता है। इस प्रकार ये सारे हमारे ई बैंकिंग के लाभ हैं। ई बैंकिंग में जोखिम एवं सुरक्षा, रिस्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ ई बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग जहां एक और अनेक सुविधाएं प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर इससे उपभोक्ताओं को अनेक जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है, रिस्क का भी सामना करना पड़ता है। उसमें निम्नलिखित है। पहला, खाते को गलत लोगों को द्वारा हैक करने की समस्या या चुराने की समस्या इंटरनेट बैंकिंग की सामान्य समस्या है। सामान्य रूप से हैकर बैंक की वेबसाइट से मिलती जुलती साइट बनाकर लिंक भेज देते हैं। यदि ग्राहक इस पर क्लिक कर देता है तो ग्राहक की सभी व्यक्तिगत जानकारियां चुरा ली जाती हैं और फिर उसके खाते से रुपए निकाल लिया जाता है। ग्राहक को इंटरनेट का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उसे अपना आईडी और पासवर्ड किसी को भी, इवन बैंक कर्मचारी को भी नहीं बताना चाहिए तथा बैंक की सही वेबसाइट पर जाकर ही अपना खाता खोलना चाहिए। सामान्य रूप से ग्राहक को किसी भी सार्वजनिक कंप्यूटर या कार्यालय के कंप्यूटर से
बैंक खाते का संचालन नहीं करना चाहिए। सुरक्षा के लिए उसे अपने पर्सनल कंप्यूटर से ही बैंक खाते का संचालन करना चाहिए। सार्वजनिक कंप्यूटर पर किए गए कार्य को अन्य व्यक्ति देख सकते हैं, अतः ग्राहक की गोपनीय सूचनाएं चोरी हो सकती है। अनेक बार बैंक के नाम से धोखाधड़ी के लिए ईमेल भेजकर ग्राहक से व्यक्तिगत सूचनाएं मांगी जाती हैं। ग्राहक को इन ईमेल का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। बैंक इसके लिए ग्राहकों को सचेत करती रहती है। धोखेबाज लोग इस सूचना का उपयोग धोखा देने के लिए कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी इंटरनेट बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर होकर सावधानी बरत कर ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के प्रमुख उपकरण, मेन टूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसमें पहला है हमारा टूल्स में व्यक्तिगत कंप्यूटर। भारतीय बैंकों ने बदलते समय और तकनीक के अनुरूप खुद की कार्यशैली में काफ़ी परिवर्तन किया है। अधिकांश बैंकों में कंप्यूटर का कार्य काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। इवन गांवों तक की बैंकों से पुरानी खातों की पुस्तकें कम होती जा रही है और कंप्यूटर वहाँ पर भी काम में लिया जा रहा है। एक तरफ जहाँ लगभग सभी बैंक अपनी गांव और की शाखाओं का तेज़ी से कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक भारतीय बैंकों ने ऑनलाइन बैंकिंग या दूसरे शब्दों में नेट बैंकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी है। दूसरा पॉइंट है हमारा नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग। इंटरनेट ने बैंकिंग की दुनिया को बहुत फास्ट कर दिया है। इस नए व बदले रूप का नाम ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग है। नेट बैंकिंग में उपभोक्ता को किसी बैंक काउंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस वह अपना पर्सनल कंप्यूटर खोलेगा, बैंक की वेबसाइट को क्लिक करेगा, अपने खाते का कोड देगा, कुछ लेन देन की एंट्री करेगा और एंटर बटन दबाकर ओके कर देगा। व्यक्ति घंटों के कार्यों को मिनटों में ख़त्म करके समय, श्रम और लागत की बचत कर सकता है। भारत में भी अब यह काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई है। काफ़ी लोग इसका उपभोग करने लग गए हैं और इससे काफ़ी सुविधा भी हमें प्राप्त होती है। ऑनलाइन बैंकिंग को ही ई बैंकिंग भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग अथवा एम बैंकिंग की शुरुआत इनोवेटिव बैंकिंग की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। एम बैंकिंग के से तात्पर्य उस बैंकिंग व्यवस्था से है जिसमें मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कोई व्यक्ति मीलों दूर रहकर भी अपने बचत खाते की जांच और लेन देन कर सकता है। इसमें ग्राहक शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज SMS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने सेल फ़ोन से बैंक को एक संदेश भेजता है। इसके 12 से 18 सेकंड के अंदर सेल फ़ोन की स्क्रीन पर संदेश का जवाब मिल जाता है। यह सेवा क्रेडिट कार्ड और बैंक खाते दोनों के लिए है। इसमें मौजूदा बैलेंस, किसी चेक का भुगतान रोकने का आदेश देना, खाते की साख सीमा में परिवर्तन करना आदि सेवाएं शामिल होती हैं। इसके लिए ग्राहक को अपने सेल फोन पर मात्र मानक कीवर्ड्स टाइप करने पड़ते हैं, जैसे ICICI बैंक के लिए I, चेकबुक के लिए CCHQ, बैलेंस के लिए BAL। इस तरह से ये टाइप करना होता है। तो ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है और इसमें मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग लेन देन भी संभव है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एडिंग वेब। मीनिंग ऑफ वेब। वेब ऐसा मानक है जो एनबेल्ड उपकरणों यानी जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, डिजिटल डायरी आदि के ज़रिए इंटरनेट एक्सेस को संभव बनाता है। SMS, ईमेल जैसा है, जबकि वेब मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट हमें प्रोवाइड करवाती है। यद्यपि SMS को सस्ती और तीव्र गति वाली सेवा माना जाता है,
तथापि वेब ग्राहकों के अधिक अनुकूल है क्योंकि यह वास्तविक लेन देन को संभव बनाती है और इसके जरिए ग्राफिक्स डाउनलोड किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा एटीएम फैसिलिटी। बैंकिंग क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम की स्थापना है। ग्राहक को मुद्रा के लेन देन की 24 घंटे सेवाएं प्रदान होती है। अब देश के अग्रणी बैंक एटीएम शाखा और मशीनों की स्थापना कर रहे हैं। ग्राहक एटीएम कार्ड के माध्यम से एटीएम शाखा पर जाकर कभी भी एक निश्चित अधिकतम राशि तक रकम निकाल सकता है। वह एटीएम मशीन के माध्यम से रकम जमा भी करा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है ऑल डे बैंकिंग। कुछ बैंकों ने ऑल डे बैंकिंग की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत बैंक शाखा सप्ताह के 7 दिन रविवार और राजपत्रित अवकाश सहित खुली रहती है। इससे ग्राहकों को लेन देन में सुविधा प्राप्त होती है। सिक्स्थ पॉइंट है एनीवेयर बैंकिंग। कुछ बैंकों ने एनीवेयर बैंकिंग की शुरुआत करके अपने ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान करी है कि वे बैंक की किसी भी शाखा से किसी भी समय किसी भी स्थान से लेन देन कर सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है घर बैठे बैंकिंग। ई अकाउंट आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके माध्यम से ग्राहक घर बैठे बैंक संबंधी सारे कामकाज किसी भी दिन किसी भी समय कर सकता है। अब लाइन में लगने, घंटों इंतजार करने, कर्मचारियों के समय पर आने आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर बैठे रात्रि में भी किसी भी क्षण अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं। किसी भी क्षण बैंक में अपना बैलेंस मालूम कर सकते हैं। किसी को दिए गए चेक का भुगतान रुकवा सकते हैं। खोए हुए चेक के बारे में बैंक को आगाह कर सकते हैं। बच्चे की फीस जमा करा सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भारत सरकार ने बैंक चेक इमेज चेक को भी मंजूरी दे दी है और ई सिग्नेचर भी मान्य हो गए। इसलिए ऑनलाइन पैसे निकाले भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में जो सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध है उनमें है एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, ई सिग्नेचर, चेक की सुविधा। ये सुविधाएं पहले कुछ गिने चुने बैंकों में ही थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसके लिए सिर्फ आपको एक इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा और इसके बाद ये देखना पड़ेगा कि आपका इन बैंकों में खाता हो। खाता होने के बाद ये निश्चित करना पड़ेगा कि हर समय औसतन आपके खाते में 5 से 10 हज़ार रुपये शेष हो। इंटरनेट कनेक्शन के समय या साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर या नेट स्केप नेविगेटर का होना भी ज़रूरी है। 8th पॉइंट है क्रेडिट कार्ड। भारत में क्रेडिट कार्ड्स का प्रचलन बढ़ रहा है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से साख पर यात्रा, मनोरंजन, होटल, रेलवे, हवाई यात्रा के टिकट आदि की सुविधा मिल जाती है। क्रेडिट कार्ड का चलन अमेरिका में 1950 में हुआ जब एक व्यापारी फ्रैंक मैनामारा ने अपने कुछ दोस्तों को रात्रि भोज पर एक होटल में बुलाया। अचानक भुगतान के समय याद आया कि वह पर्स लाना भूल गया। उसने अपनी पत्नी को फ़ोन कर रकम मंगवाई और निर्णय किया कि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आए तथा प्रमाणित प्रणाली का विकास कर भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोके। इस तरह क्रेडिट कार्ड का जन्म 1950 में हुआ और 1961 में भारतवर्ष में डाइनर्स क्लब की शाखा के रूप में यह खुलकर सुविधा करवाई गई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 1980 में प्रथम बैंक के रूप में मास्टर कार्ड के साथ संबंध स्थापित कर क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार क्रेडिट कार्ड व्यक्तिगत कार्ड में एक निश्चित राशि तक नकद सुविधा रहती है। व्यक्तिगत ऐड ऑन प्रकार से परिवार के वयस्क सदस्यों को शामिल किया जाता है। कंपनी खाते में कंपनी के नामित पदाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है और धनराशि कंपनी खाते में लिखी जाती है। क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कार्ड जो भी कार्ड होल्डर होता है वो यात्रा में नकद या यात्री चेक ले जाने के झंझट और कैश की सुरक्षा करने की चिंता से फ्री रहता है। साख पर आलीशान होटल, शानदार रेस्टोरेंट, हवाई और आयोजित यात्राओं की सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। हर कार्ड पर बीमा सुविधा भी लागू रहती है जो 1 लाख रुपए तक साधारण बीमा से निःशुल्क मिलती है।
रेलवे स्टेशन पर विशेष खिड़कियों से टिकट प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होती है। टिकट रद्द करवाने पर रकम रोकड़ नहीं मिलती, कार्ड धारक के खाते में बैंक में सीधी जमा होती है। क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाले व्यापारी या सदस्य संस्था के व्यापार में वृद्धि होती है। व्यापारी कार्ड पर हुए सौदे या व्यवहारों के प्रति भुगतान के बारे में आश्वस्त रहता है। क्रेडिट कार्ड से बैंक की छवि सुधरती है, नवीन ग्राहक और उपभोक्ता साख बढ़ती है और बचत या चालू खातों में जमा वृद्धि भी बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड के सिर्फ लाभ ही है, कुछ दोष भी है। क्रेडिट कार्ड व्यवहार निर्गत अग्रिम का एक स्वरूप होने से अगर ग्राहक पुनः भुगतान न करे तो बैंक की वसूली में असुविधा होती है। कार्ड धारक पहुंच से ज़्यादा पैर फैला देते हैं तो वसूली में असुविधा आती है। कार्ड पर ओवरड्राफ्ट की वृद्धि और पुनः भुगतान की दिक्कतों से बैंकों को बहुत नुकसान होता है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष में इस व्यवसाय को बढ़ाने का बहुत अवसर है। भारतवर्ष में कार्ड धारकों की संख्या अभी बहुत कम है, परंतु जिस गति से क्रेडिट कार्ड देश भर में अपने पांव प्रसार रहा है उसे अनुमान लगाया जा सकता है कि मध्यम और हायर वर्ग के लोगों में क्रेडिट कार्ड अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वेब, एनीवेयर बैंकिंग आदि के बारे में डिस्कस किया है। ये हमारी सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर है, जो पहला चैप्टर हमने ख़त्म किया है और मेन इसमें हमने फोकस किया है ई बैंकिंग, और ई बैंकिंग में मोबाइल बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड पर हमने डिस्कस किया है।